प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12 पशुपालन यानी कि कक्षा 12 पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एग्रोनॉमी का वीडियो बनाया तो इसमें काफ़ी रिस्पांस आया। काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर पेपर वही सेम का सेम आया है। तो प्यारे बच्चों, देखिए, आप लोगों को जितना भी हम पढ़ाते हैं उतना हम सोच समझ कर पढ़ाते हैं, जो एग्ज़ाम के डिसीजन में आ जाए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अपने सहपाठी यानी दोस्तों के पास सेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए, आमतौर पर काफ़ी बच्चे होते हैं जो बीच में छोड़कर भी चले जाते हैं, और साथ ही साथ वो अच्छे से वीडियो को देखते नहीं हैं। ऐसे में क्या होता है, वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है। और वो कुछ समझ ही नहीं पाते, कुछ नॉलेज ही नहीं पा पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। ठीक है। यदि समझ आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके बाद दिया गया हमारा प्रश्न आता है। हमारा सबसे पहले प्रश्न आता है, पाचन क्रिया में सहायता करने वाले एंजाइम्स के नाम लिखिए। देखिए, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, जो डाइजेशन हमारा होता है, वो हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे पशुओं के अंदर कर भी होता है। लेकिन इसमें हमारा पूछा गया पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया हमें बताना है पशुपालन में। ठीक है। ना कि हमारे शरीर में बताना है। तो पशुपालन यानी पशुओं में पाचन क्रिया में सहायता करने वाले एंजाइम्स के नाम, तो हमारा सबसे पहले माल्टोज होता है। इसके बाद टाइलिन। जो टायरिन होता है ये हमारा कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। और ये हमारा किसका पाचन करता है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा क्या करता है, टायलिन करता है। इसके बाद लाइपेज हुए। तो लाइपेज है, ये हमारा जठर ग्रंथियों में पाया जाता है। जठर ग्रंथि में ये हमारा लाइपेज पाया जाता है। इसके बाद प्रोटीएज, ये हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया, वीर्य तनुकारक क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार के तनुकारकों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, देखिए, वीर्य तनुकारक वे पदार्थ होते हैं जो वीर्य का आयतन बढ़ाने एवं उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखने में प्रयोग किए जाते हैं। वीर्य तनुकरण के लिए हम तरल नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉरी, -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी हाँ। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रयोग करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारा एक यौगिक फास्फेट यानी अंडपित फास्फेट, अंडपित साइट्रेट, अंडपित ग्लाइसिन। इसके बाद दुग्ध तनुकार, इसके बाद रक्त सीरम। लेकिन तनु जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद देखिए, ब्रीडिंग में से सवाल आता है हमारा, अंतः प्रजनन क्या है। इसके बाद बाह्य प्रजनन पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन क्या होता है। देखिए, अंतः प्रजनन वह होता है, वह संकर जिसमें किसी पौधे या जीव या फिर किसी पशु का संकरण उसी की कुल 7 पीढ़ी के अंतर्गत ही जब उसका क्रॉस कराया दे दिया जाता है, तो उसे हम इनब्रीडिंग या अंतः प्रजनन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, चौथे नंबर पर प्रश्न हमारा पूछा गया, कुक्कुट को खिलाने की व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, कुक्कुट एक सजीव प्राणी है। क्या है, एक हमारा सजीव प्राणी है, ना कि निर्जीव प्राणी है। देखिए, सजीव और निर्जीव के बारे में जानते हैं। सजीव के तात्पर्य हमारा यह है, उसमें श्वसन, गति, ठीक है, प्रजनन, उसमें एक प्रोटोप्लाज्म ही पाया जाता हो। ठीक है। उसमें गति, उसमें वृद्धि करने की क्षमता, उसमें प्रजनन करने की क्षमता, वो हमारा सजीव कहलाता है। जबकि निर्जीव में ये सब गुण नहीं होते हैं। जो हमें अपने, देखिए, कुक्कुट एक क्या है, सजीव प्राणी है। ठीक है। हमें अपने अंडों एवं मांसों से प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों को प्रदान करता है। हाँ प्यारे बच्चों, जो हमारा कुक्कुट हो यानी कि जो हमारी मुर्गियाँ जो होती है, अपने अंडों द्वारा, ठीक है, अंडों द्वारा या फिर अपने मांसों द्वारा हमें काफ़ी प्रोटीन और काफ़ी काफ़ी अन्य पदार्थ भी हमें प्राप्त प्रदान करती है। ठीक है। यह एक द्विकाजी एवं उपयोगी जीव है। देखिए, द्विकाजी का तात्पर्य ये हमारा द्विकाजी, ठीक है, दो उपयोगों के लिए है, यानी मांस के उपयोग के लिए या फिर अंडा उत्पादन के लिए, दोनों उपयोग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। अतः हमें इसे खिलाना चाहिए
ठीक है, इसे हमें खिलाना पिलाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, खिलाने पिलाने से तात्पर्य हमारा यही है कि देखिए सजीव प्राणी है तो उसे भूख तो लगेगी ही, ठीक है, तो उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा है। इसके विकास कार्य का प्रबंध रखना, कुक्कुट को खिलाने के दाने में कीड़े मकोड़े अन्य पदार्थ दिए जाते हैं और इन्हें कार्य पर संतुलित आहार भी दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा आता है ब्याने के तुरंत बाद गाय की देखभाल कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, गाय को खराब मौसम एवं ठंड से बचाए, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर हमारा आता है गाय को शक्तिवर्धक, इसमें उसमें शक्ति आ जाए, गाय में क्या हो जाए कि ताकत आ जाए, ठीक है। जब देखिए आमतौर पर प्रसव के बाद क्या होता है कि बच्चों में मतलब ताकत नहीं रह पाता है, ठीक है। बच्चों में नहीं बल्कि गायों में ताकत नहीं होता, बल्कि वो एक जगह ही स्थान पर बैठी हुई रहती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत इफेक्ट भी पड़ता है उनके शरीर पर, उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। गाय को लगभग एक दिन में 2 से 3 बार दूहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कि आप लोगों को प्यारे बच्चों बता दूं कि 1 दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर दूहना चाहिए। गाय के आहार में खनिजों, लवणों, प्रोटीन्स, विटामिन्स की उचित मात्रा मिलानी चाहिए। देखिए, गाय का जो भोजन होना चाहिए, जो आहार होना चाहिए, उसमें खनिज, लवण, प्रोटीन्स और विटामिन्स की उचित मात्रा होनी चाहिए। गाय के लिए हरा भरा चारा, भूसा, चना, चोकर की उचित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कि गाय को, ठीक है, एक दिन में कम से कम 10 लीटर पानी पिलाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा आता है थनैला रोग के लक्षण बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, थनैला रोग के थन पर सूजन, कड़ापन, गर्म दोहन, कपड़दायक थन, ठीक है। कपड़दायक थन का तात्पर्य है हमारा कि एक गाय का थन है, तो गाय के थन में क्या रहेगा कि एक मिनट दिखा देने आप लोगों को, इस प्रकार से थन होता है, तो इससे कटे फटे होते हैं थन, ठीक है। तो इस प्रकार से कटे फटे थन होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा गाय का थन होता है। इसके बाद थोड़ी मात्रा में दूध के साथ खून की उपस्थिति, जब गाय के दूध में थोड़ी मात्रा में खून की उपस्थिति हो जाती है, तब हमें स्ट्रिप का परीक्षण यानी थनैला रोग का जो परीक्षण किया जाता है उसे हमें करना चाहिए, ठीक है। हल्का ज्वर, ठीक है। इसके बाद अगर ज्वर न तो आयन हमेशा के लिए कड़ा या फिर दुग्ध हमेशा के लिए बंद हो जाता है, ठीक है। रोकथाम के लिए आयन को गर्म पानी जिसमें रोग सेल्फ या बोरिक एसिड मिला हो उसे लिक्विड से थन को तथा आयन को धोते हैं। उपचार के लिए हम करते हैं होर्टिस टेस्ट परीक्षण। इसके साथ साथ हम स्टेप का परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद हमारा उचित पूर्ण दोहन तथा शुष्क दोहन विधि अपनाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा सवाल आ गया है हमारा, विदेशी गाय की 4 नस्लों के नाम बताइए, ठीक है। तो देखिए, विदेशी गाय के 4 नस्लों के नाम तथा उसके स्थान बताइए, ठीक है, उनके जन्म स्थान बताइए। तो विदेशी गाय के अंतर्गत सबसे पहले हमारा जर्सी आ गया। तो जो जर्सी हमारा, इसका जन्म स्थान इंग्लिश चैनल में जर्सी द्वीप समूह। इसके बाद आयरशायर, ठीक है। तो आयरशायर का जन्म स्थान हमारा है स्कॉटलैंड। इसके बाद ब्राउन स्वीप, तो ब्राउन स्वीप जो होता है स्विट्जरलैंड, इसका जन्म स्थान है, ठीक है। इसके बाद होल्स्टीन फ्रीजियन, तो होल्स्टीन फ्रीजियन जो होती है ये हमारी सबसे विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। इसका जन्म स्थान हॉलैंड है, ठीक है। और इससे भी अधिक एक गाय दूध देती है जिसका नाम हमारा ओवरे ब्लाका। ये हमारी जो है होल्स्टीन फ्रीजियन से भी अधिक दूध देती है, ठीक है फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा आता है सवाल कि स्टीमिंग अप से आप क्या समझते हैं। देखिए, एक गाय को दाना अच्छी तरह खिलाकर उसको ब्याने के लिए तैयार करना ही हमारा क्या कहलाता है, स्टीमिंग अप कहलाता है। स्टीमिंग अप, ध्यान दीजिएगा, एक गाय को दाना अच्छी तरह खिलाकर उसको ब्याने के लिए तैयार करना स्टीमिंग अप कहलाता है। इसके बाद पूछा गया हमारा स्टीमिंग अप से क्या लाभ है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रतिदिन गाय का दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, दुग्ध काल में वृद्धि होती है, यानी कि दुग्ध काल यानी कि दूध देने की जो समय होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। वसा की प्रचुर मात्रा में वृद्धि हो जाती है।
शरीर में पोषक तत्वों का संचय भी हो जाता है। इसके बाद शरीर का पूर्ण विकास होता है। अब देखिए इन ब्रीडिंग हो गया था, इसके बाद हमारा आउट ब्रीडिंग यानी बही प्रजनन क्या है इसके बारे में दिया गया है। तो वे पशु जिनका संकरण कराया जाता है परंतु वे एक वंश की जातियां नहीं होती है, अर्थात वे अलग अलग वंश की होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है प्रसंस्करण क्या है, इसके दो उदाहरण बताओ। व्हाट इज हाइब्रिडेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, गिव टू एग्जाम्पल। तो देखिए दो विभिन्न पशुओं या फिर विभिन्न जातियों का आपसी संबंध ही हमारा प्रसंस्करण कहलाता है, या फिर दो पशुओं के आपसी संयोग की क्रिया को हम प्रसंस्करण कहते हैं। जैसे करण स्विफ्ट और करण फ्रीज। तो करण स्विफ्ट का क्रॉस हमारा साहिवाल और ब्राउन स्विफ्ट, और जबकि करण फ्राइज का जो हमारा क्रॉस है वो साहिवाल और हॉल्स्टीन फ्रीजियन। जबकि हॉल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन जब हम इसका उल्टा कर देंगे, नर और मादा चेंज कर देंगे, तो इससे हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा फ्रीज वाल। क्या प्राप्त होगा, फ्रीज वाल। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रीज वाल यानी फ्रीजियन गुणे साहिवाल बराबर क्या होता है, हमारा फ्रीज वाल प्राप्त होता है। इसके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद गौ पशुओं में सिंग रोधन क्यों करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रसव क्रिया के लक्षण लिखो। वंशावली चयन कैसे करते हैं। ठीक है, दुधारू गाय की 4 देसी तथा 4 विदेशी गाय, इसके बाद निकृष्ट क्या करते हैं। तमाम क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।